इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे जैसे जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माय डियर फ्रेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में जो फर्स्ट चैप्टर हम सभी को स्टडी करना होता है वो आपका होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माय डियर अगर हम आपसे बात करें इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो एज यू नो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है आप सभी का। अगर हम सीबीएसई बोर्ड की माय डियर फ्रेंड बात करें तो ये अकेला चैप्टर है जो 12 मार्क्स कंटेन करता है आपका। तो आइएगा इस आज के इस सेशन के अंदर में इस मैराथन के अंदर में विल ट्राई आवर वेरी वेरी बेस्ट कि हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर पाएँ विद इन 1 आवर। तो आइएगा माय डियर फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। माय डियर फ्रेंड टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है आपका। और यकीन मानिएगा माय डियर फ्रेंड इस चैप्टर को इस वीडियो इस क्लास को अटेंड करने के बाद ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि 1 आवर के अंदर में इस चैप्टर को हम फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को लेके एक एक टॉपिक को टच करेंगे, एक एक टॉपिक के अंदर तक जाएंगे बट 1 घंटे के अंदर फिनिश भी कर देंगे और पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा हमारे फ्रेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को आज के इस क्लास को और आइए देखते हैं यहाँ पे इस चैप्टर को हमारे फ्रेंड। तो हमारे फ्रेंड जैसे आप देखिए यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को यहाँ पे। तो पहले थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेता हूँ। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट देखिएगा इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। मेनली हमें इस चैप्टर के अंदर में इनकम और एम्प्लॉयमेंट को कैसे पता किया जा सकता है, जी हाँ क्या क्या तरीके हैं पता करने का, ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड एक बहुत ही खास बात ध्यान दीजिएगा। सब जानते हो कि एमसीक्यू भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। अब तो थोड़ा सा एक बात यहाँ पे ध्यान से कुछ बातें कर लेते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। कुछ बातें कर लेते हैं आपसे इस चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले जैसे एमसीक्यू में आप लोग को हेल्प हो पाए। हमारे फ्रेंड ध्यान दीजिएगा ये जो चैप्टर आपका है ना डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट को लेके इसके लिए जो मॉडल दिया गया था वो मॉडल दिया गया है बाय द जे.एम. कीन्स। नाम लिख लीजिएगा क्योंकि पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में कि किसके द्वारा सब कुछ दिया गया। ध्यान दीजिएगा इसको दिया गया है जे.एम. कीन्स द्वारा। नाम लिख लीजिएगा क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाने वाला पूरा चांस है इसका। माय फ्रेंड ध्यान दीजिएगा देखिए कभी भी ना अगर कोई इनकम या एम्प्लॉयमेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए आपका और वहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और आपसे पूछ दे बताओ कौन दिया है, तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है ना तो वहाँ पे आप जे.एम. कीन्स को टिक करके आगे निकल जाइएगा बिकॉज मैक्सिमम चीज़ इन्होंने ही दिया है। तो हमारे फ्रेंड ध्यान दीजिएगा 1936 के अंदर में जे.एम. कीन्स ने एक मॉडल प्रपोज किया था जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के सेशन के अंदर में। माय डियर फ्रेंड इन्होंने जो हमें थ्योरी दिया हुआ है, इन्होंने जो दिया हुआ है इस चैप्टर को, ये मेनली चैप्टर शॉर्ट टर्म पे काम करता है। क्या काम करता है माय डियर फ्रेंड? शॉर्ट टर्म पे काम करता है। ध्यान दीजिएगा लेकिन जो आपके मैंने एनसीईआरटी पिकअप किया है फिलहाल इस समय बट इसके अंदर मैंने सीधे आपको टॉपिक पे ले आ दिया है। बट कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। तो पहले उसे हम लोग एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे कि क्या होता है देखिएगा। तो जो इनका एजप्शन ये कहता है कि इसका कि जो हमारा ये हम फोकस करते हैं किस में हम फोकस करते हैं एग्रीगेट स्पेंडिंग किस पे फोकस करते हैं फोकस कुछ देखिए कुछ एजप्शंस की बात करें इन्हें याद रखिएगा। एग्जामिनेशन पूछ देगा कि बताओ क्या एजप्शन है इस चैप्टर का यानी थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का। तो आप कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूँ ध्यान से समझ लीजिए। पहला पॉइंट के मैंने बताया आपको कि एग्रीगेट स्पेंडिंग पहला इनका एजप्शन होता है। दूसरा एजप्शन ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड। दूसरा इनका एजप्शन ये कहता है इनके थ्योरी का कि पूरा जो चैप्टर आपके शॉर्ट टर्म पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? ये शॉर्ट टर्म पे बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट मैं कुछ अगर आपसे बात करूँ तो ध्यान दीजिए मेरे फ्रेंड। थर्ड पॉइंट आपका इनका ये कहता है इनके इस चैप्टर का फिर आप बात करें थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट की बात करें जो जे.एम. कीन्स द्वारा दिया गया आपका ये मॉडल। तो इनके हिसाब से जो थर्ड एजप्शन आपको एग्जामिनेशन में याद रखना है वो याद रखना है आप पे कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी कैसी इंडिया की क्लोज्ड इकोनॉमी पर काम होगा। ध्यान दीजिएगा कैसी इकोनॉमी? क्लोज इकोनॉमी। सर क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? देखिए माइंड क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि आप कोई भी जो ट्रेडिंग है वो कंट्री के अंदर ही कर सकते हैं, कंट्री के बाहर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसे इकोनॉमी को बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। जैसे मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया अपने सामान को इंडिया कंट्री के बाउंड्री जो इंडिया की बाउंड्री है ना उसी के अंदर पर सेल कर सकता है। इंडिया बाहर जाकर सेल नहीं कर सकता। ये हम मान के चलते हैं इनके इस मॉडल के अंदर में। हमारे फ्रेंड अगर फोर्थ मॉडल की हम बात करें मतलब फोर्थ इनके एजप्शन की बात करें तो ये पूरा जो हमारा चैप्टर है ये पूरा 2 सेक्टर मॉडल पे बेस्ड है। किससे बेस्ड है? 2 सेक्टर मॉडल पे बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा बट फ्रेंड जैसे जानते हो कि हमारे 2 सेक्टर मॉडल होते हैं, 3 सेक्टर मॉडल होते हैं और 4 सेक्टर मॉडल होते हैं। सर 2 सेक्टर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ लेंगे बट जल्दी से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमारे फ्रेंड देखिए 2 सेक्टर मॉडल क्या होता है जहाँ पे सिर्फ 2 लोग होते हैं। कौन होता है? या तो एक हाउस होल्ड होगा और एक फर्म होगा। हाउस होल्ड यानी हम सभी और फॉर्म मेरा प्रोड्यूसर बनाने वाला। माय डियर फ्रेंड देखिए 3 सेक्टर क्या होता है जहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं जैसे हाउस होल्ड, हम सभी, फॉर्म प्रोड्यूसर बनाने वाला और तीसरा गवर्नमेंट सरकार आ जाती है। क्लियर बात? हाँ सर। और वैसे हमारे एक होता है जिसे कहते हैं 4 सेक्टर मॉडल होता है जहाँ पे 4 लोग आते हैं हमारे। एक होता है हाउस होल्ड, कंज्यूमर, हम सभी, प्रोड्यूसर फॉर्म के नाम से होता है, गवर्नमेंट सरकार होती है। चौथा क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट यानी पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप कहो।
आपका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया। तो ये 4 सेक्टर हमारे होते हैं, ठीक है। हमें वैसे जाके एग्जामिनेशन में अगर पूछ देगा तो आप लिख देना, ध्यान दीजिए। 2 सेक्टर में कौन आते हैं, हाउस होल्ड और फॉर्म आते हैं। 3 सेक्टर में कौन आते हैं, 3 लोग आते हैं, हाउस होल्ड, फॉर्म और गवर्नमेंट आता है। और 4 सेक्टर में कौन आता है, हाउस होल्ड, हम सभी कंज्यूमर्स, पी प्रोड्यूसर आपका आता है, फॉर्म जिसे हम सभी कहते हैं, गवर्नमेंट आपका आता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपका आता है। तो जो पूरा इनका मॉडल है किस पे बेस्ड है, पूरा इनका मॉडल बेस्ड होता है किससे मैडम, पूरा मॉडल आपका बेस्ड है 2 सेक्टर मॉडल, यानी जिनमें सिर्फ हाउस होल्ड और फॉर्म आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे फ्रेंड। यहाँ पे अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। कुछ जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि जेएम केस न दिया था, कुछ इनके एग्जप्शंस हो गए, तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब आइएगा इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं हमारे फ्रेंड। यहाँ पे तो देखिए अपने यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही हमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने होते हैं। वो होता है, एक होता है जिसे कहते हैं एक्स इंट डिमांड, और एक होता है एक्स पोस्ट डिमांड। मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान देखिए फ्रेंड। ये देखिए होता है कि दोनों जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज से। देखिए हमारे फ्रेंड, डिमांड आपका जो आपका डिमांड है ना, देखिएगा एक होता है जिसे कहते हैं एक्स इंट डिमांड, लिखिएगा एक्स इंट डिमांड। देखिए एक्स इंट डिमांड क्या होता है, एक्स इंट डिमांड होता है एक ऐसा डिमांड जो आप ऐसे समझो, देखो एक्स इंट डिमांड क्या होता है ना, ऐसा डिमांड जो आपने प्लान किया है कि हम खरीदेंगे, ऐसा डिमांड जो आपने प्लान किया कि हम ये करेंगे, ठीक है ना। आपने प्लानिंग किया है यार कि इस साल ना इस दीपावली पे हम 15 करोड़ का घर खरीदेंगे, या वो प्लानिंग कर दिया आपने, इसे क्या कहते हैं एक्स इंट डिमांड। जो आप क्या करते हो, प्लान करते हो, ठीक है, जो आप प्लान करते हो या फिर जिसका आपका इंटेंशन होता है, ऐसे डिमांड को बोलते हैं एक्स इंट डिमांड। आप डिमांड कर रहे हो कि भैया हमको इकोनॉमिक्स में 80 में से 80 मार्क्स मिल जाए, ये क्या है, प्लानिंग करना, इंटेंट करना, इसे कहते हैं एक्स इंट डिमांड। और इसी के बाद आपका आता है जिसे हम सभी कहते हैं एक्स पोस्ट डिमांड। क्या होता है, एक्स पोस्ट डिमांड। अब मान लेते हैं कि आपने प्लानिंग किया कि 15 करोड़ का खरीदोगे, और उस समय आपके पास पैसे नहीं रहे, तो आपको सिर्फ 1 करोड़ का घर खरीदना पड़ गया, इसे कहते हैं एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स इन डिमांड जो आपने प्लान किया, और एक्स पोस्ट डिमांड क्या जो एक्चुअली में आपने खरीदा, इसे कहते हैं एक्स पोस्ट डिमांड। आपने 80 में से डिज़ायर किया, एक्स इन डिमांड। आपको मार्क्स मिल रहा है 80 में से 75 नंबर, एक्स पोस्ट डिमांड। बात क्लियर है, सब क्लियर। आइए एक और बात, एक्स पोस्ट डिमांड को इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। अगर वो पूछे तो आप बता दीजिएगा कि एक्स पोस्ट डिमांड को हम क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट डिमांड को हम सभी इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। ये बात आप समझ में आ गया। आइए बढ़ते हैं चैप्टर आगे यहाँ पे। अब देखिएगा ये एक्स इन डिमांड हो गया, मैंने आपको समझा दिया कि एक्स इन डिमांड। अब आइएगा यहीं से चैप्टर हमारे इस चैप्टर की शुरुआत हमारी यहीं से हो जाती है। तो चलिए पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कुछ मेन टॉपिक समझाते हो, ध्यान दीजिए फ्रेंड। देखिए हमें इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है वो है एग्रीगेट डिमांड पर। क्या पढ़ना है हम सभी को, पहले हमारे फ्रेंड हम सभी को पढ़ाई करना है वो है हमारा एग्रीगेट डिमांड। एक सेकंड हमारे फ्रेंड, हमें जो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड को। क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड को। देखिए हमारे फ्रेंड, देखिए अगर मैं आपसे हमारे फ्रेंड एग्रीगेट डिमांड की बात करूँ, देखिए एग्रीगेट डिमांड, देखिए पहली बात तो ये समझो आप कि एग्रीगेट डिमांड आखिर होता है क्या। देखिए एग्रीगेट डिमांड मतलब होता है कि टोटल डिमांड आपने, देखिए ध्यान रखिएगा, आप हो भैया रामू, आपका डिमांड है, मान लेते हैं हमें श्यामू, हमारा डिमांड, आपका दोस्त है आप रामू, तो आपका दोस्त का नाम है मान लेते हैं लालू, तो वो आपका हो गया, ठीक है। मान लेते मेरा एक दोस्त है, नाम है उसका कालू, हो गया मान लेते हैं। अब रामू का डिमांड, ये रामू का डिमांड, लालू का डिमांड, शामू का डिमांड और कालू का डिमांड, ये चारों लोग हो गए ना मान लेते हैं इकोनॉमी में। इन सभी ने जो डिमांड किया इसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड, यानी कि पूरे इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड होता है इसे हम सभी कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। बात क्लियर है क्या। यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ सकती है, मानिए तो इतना हो गया, हम सभी हो गए। इसमें सरकार भी कुछ डिमांड कर, सरकार चाहती है यार आप इन्वेस्टमेंट कर दो, गवर्नमेंट भी आ गया इसमें। तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर जितने भी लोग इकोनॉमी में जितने भी लोग आ सकते हैं, सभी ने जो डिमांड किया है ना, इससे हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। सबके डिमांड को जोड़ देना। सर बात समझ में आ गया। अब ध्यान से रखिएगा, जो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, कि अब जो हम बोलेंगे वो बहुत खास बोलेंगे, बात आपसे ध्यान रखिएगा और एग्जाम में लिख के आना जो मैं बोलने जाऊँ, ध्यान रखिएगा। देखिए हमने क्या कहा एग्रीगेट की, हमने क्या कहा, इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हो सकता है। कौन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमी में हमारे 4 सेक्टर्स हमारे हो सकते हैं। कौन कौन से हमारे, कौन कौन से हो सकता है बताइए फटाफट। सर आपने कहा था थोड़ी देर पहले हाउस होल्ड, आपने सर थोड़ी देर पहले कहा हाउस होल्ड,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब कि हम सभी बताइए क्या डिमांड करते हैं सर? हम सभी डिमांड करते हैं कंजप्शन के लिए। किसके लिए डिमांड करते हैं यार? हम सभी डिमांड करते हैं किसके लिए? हम सभी डिमांड करते हैं कंजप्शन के लिए। तो हम इसको नाम दे देते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम सभी डिमांड कर रहे हैं कुछ कंज्यूम करने के लिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वैसे एक होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है यार बताओ? बनाने वाला। बनाने वाला ना, सामान जो बनाने जो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी तो डिमांड करते हैं यार। बिना उनकी डिमांड की अगर वो सामान ही नहीं बनाएंगे तो कैसे सामान बन जाएगा बताओ? अगर वो बनाएंगे ही नहीं तो आप कैसे खाओगे? नहीं खा पाओगे। तो क्या होता है, प्रोड्यूसर भी डिमांड करता है, जिसे कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, देखिए अब देखो, हम लोग ने जो डिमांड किया वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लेकिन जो प्रोड्यूसर डिमांड करता है उसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है माय डियर फ्रेंड? उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई सर? वैसे गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार भी कुछ डिमांड करती है, नाम डालते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या नाम डालें? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या नाम दे देते हैं? मान लेता हूँ मैं इसको जी बोल देता हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ? जी बोल दे रहा हूँ। वैसे मैंने क्या कहा? वैसे मैंने क्या कहा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आता है, उसमें हम मान लेते हैं एक्स माइनस एम। एक्स मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट करना। एम मतलब क्या होता है? इंपोर्ट करना। लिखो मेरे साथ फटाफट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट करना, एम मतलब इंपोर्ट करना। बात क्लियर? हाँ सर। इस तरीके से पूरी इकोनॉमी में 4 लोग डिमांड कर सकते हैं सर। कौन कौन से देखो ना, बता तो दिया मैंने आपको। कंज्यूमर भी डिमांड कर सकता है, हाँ सर कर सकता है, नाम पड़ा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर डिमांड करता, नाम पड़ा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट डिमांड किया, नाम पड़ा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिमांड किया, नाम पड़ा एक्स माइनस एम। इन सभी ने डिमांड किया। मैंने क्या कहा? इकोनॉमी में जितने भी लोग डिमांड कर सकते हैं इन सभी को जोड़ दो तो क्या बनेगा? इन सभी को जोड़ दो क्या बनेगा? क्या बनेगा आपका? सर आपने कहा जितने भी लोग डिमांड कर सकते हैं इन सभी को अगर जाए तो हमारा बन जाता है एग्रीगेट डिमांड। क्या बनेगा? एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। यही तो है चैप्टर हमारा। लेकिन जरा आप मुझे आप ये बताओ, मैंने चैप्टर की शुरुआत होने से पहले क्या सिखाया आपको? कि सर आपने कहा कि जेम्स कीन्स का जो मॉडल है वो केवल और केवल 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 शॉर्ट रन की बात करता है। किसकी बात करता है? शॉर्ट रन की बात करता है। और दूसरा मैंने क्या सिखाया आपको? कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करता है। और माय डियर फ्रेंड, मैंने ये भी तो सिखाया कि 2 सेक्टर मॉडल है सिर्फ। मैंने क्या कहा था? जेम्स कीन्स ने कहा था कि सिर्फ पूरे मॉडल में कि 2 सेक्टर मॉडल। कितने मॉडल हैं? 2 सेक्टर। तो मुझे बताओ फटाफट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या सिखाया? 2 सेक्टर में कौन कौन आते हैं सर? आपने सिखाया कि 2 सेक्टर में सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर आता है, गवर्नमेंट नहीं आता। तो इसे काटो आप फटाफट जल्दी से, इसे भी काटो फटाफट जल्दी से। बचा क्या सर? बचा ये पार्ट, हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दोनों को जोड़ दो क्या बनेगा सर? बनेगा एग्रीगेट डिमांड, जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हमें एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में? हमें पढ़ना है सर 2 ही सिर्फ चीज़ें पढ़नी है। एक होता है कंजप्शन का, कंज्यूमर का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और एक होता है सर प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस पर चैप्टर हमें सिर्फ यही चीज़ें पढ़ना है, ए टू सी प्लस आई। लेकिन सर चाहिए बताइए होता क्या है सर? देखिए मैंने क्या कहा, होता तो चारों हैं, होते तो चारों हैं हमारे हैं भैया। कंजप्शन का भी होता है, प्रोड्यूसर का भी होता है, गवर्नमेंट का भी होता है और सर्वर भी होता है, सभी होता है। लेकिन हमें अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है? सिर्फ हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है केवल 2 अप्रोच, वो है सी और आई, दैट इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और आई यानी प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट। हमें बस इतना ही पढ़ना, होते चारों है बट हमें पढ़ना इतना ही है और पढ़ेंगे इतना ही। बात समझ में आ गया? चलिएगा अब आगे बढ़ जाते हैं फिर यहीं से फ्रेंड आप सभी के लिए यहाँ पे। अब देखिए कुछ यहाँ से मैं आपको ले चल रहा हूँ सीधे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। यहीं पे सबसे यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे फ्रेंड ये अप्रोच है, अभी आपको ये आपको सिखाऊंगा मैं कि कैसे ये बन रहा है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बट बिफोर दैट लेट अस मूव ऑन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नाउ। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कुछ हम आपको प्रोपेंसिटी समझाने वाले हैं, 4 अप्रोच सिखा देंगे आप लोग को 1 सेकंड के अंदर में। ध्यान से समझिएगा, बस बाकी काम हम खुद कर देंगे। देखिएगा फ्रेंड, देखिएगा फ्रेंड, अगर मैं आपसे बात करूं प्रोपेंसिटी, किसकी बात मैं करूं? ध्यान दीजिएगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लिख देते हैं पहले फटाफट यहाँ पे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या होता है? आप क्या चाहते हो, आपकी एबिलिटी क्या है। प्रोपेंसिटी मतलब क्या? आपकी एबिलिटी क्या, आपकी क्षमता क्या। मैंने क्या कहा यार, 15 करोड़ का आपको दिवाली तक घर खरीदना है, क्या आपकी प्रोपेंसिटी है क्या है? मुझे बताओ, क्या प्रोपेंसिटी आपकी उतनी है कि नहीं है? तो प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है कि आपकी एबिलिटी, क्या आप कर सकते हो, व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। प्रोपेंसिटी, बात क्लियर है क्या? हाँ सर।
अब ध्यान दीजिएगा, इसको कौन दिया, इसे कौन दिया, मुझे बताओ इसे कौन दिया है सर? जब पूरे चैप्टर को दिया था कीन्स ने, तो ये भी तो कीन्स से ही देंगे। तो अगर मानिए एमसीक्यू में घुमाना चाहो तो आप मत घूमिएगा, ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है ना। हाँ सर, आइएगा। तो देखिए हमारे, अगर मैं प्रोबेंस इस टॉपिक की बात करूँ तो यहाँ पे मैं 4 अप्रोचेस मेनली पढ़ के जाना एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बातों को ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं से सब कुछ मेन है आप लोगों का। एक होता है फ्रेंड एवरेज के नाम पे, एक होता है एवरेज के नाम पे, एक होता है एवरेज के नाम पे, और एक होता है मार्जिनल के नाम पे। एक होता है एवरेज के नाम पे और एक होता है फ्रेंड मार्जिनल के नाम पे। बात समझ रहे हैं? हाँ सर, आइए थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक होता है एवरेज के नाम पे और एक होता है मार्जिनल के नाम पे। सर क्या होते हैं तो बता दीजिए तो फटाफट, आइए समझा देते हैं आपको फ्रेंड यहाँ पे जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगर मैं आपसे एवरेज की टर्म्स में बात करूँ तो हमें 2 टॉपिक पढ़ना। एक होता है जिसे कहते हैं एपीसी और एक होता है एपीएस। एक होता है एपीसी और एक होता है एपीएस। एक होता है एपीसी और एक होता है एपीएस। सर ये क्या होता है मैं समझाता हूँ, पहले समझ तो लो आप, पहले मैं लिख तो लूँ पहले, ठीक है ना। देखो अब जरा ध्यान दीजिएगा, बस मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए बस। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिए। और एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। क्या फॉर्मूला होता है? एस अपॉन वाई। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो अब मुझे बताओ, मान लेते हैं एक बार एग्जाम्पल तौर पे कि आप मार्केट में गए। मान लेते हैं कि आपके पास में फिलहाल अभी जेब में, सपोज करते हैं कि आपकी जेब में फिलहाल अभी 100 रुपये हैं। कितने रुपये? 100 रुपये। आप मार्केट में गए और आपने 100 रुपये का 70 रुपये का लेटस एज्यूम आपने कंज्यूम कर लिया जलेबी। क्या आपने कंज्यूम कर लिया? आपने 70 पीस का कंज्यूम कर लिया, क्या? जलेबी। आइएगा, क्या किया आपने? 70 रुपये का कंज्यूम कर लिया, खा लिया। हाँ सर, तो ये क्या है? कंजप्शन। मुझे बताओ अभी कितना रुपये जेब में बचा है? कितना रुपये जेब में बचा है आप? सर अभी 30 रुपये बचा है। बहुत अच्छा, अब आ जाओ, अब आ जाओ। देखो एपीसी क्या होता है? एपीसी क्या होता है? एपीसी मतलब होता है सी अपॉन वाई, यानी कि वाई मतलब क्या होता है? अच्छा ये बात में पहले क्योंकि आपको पूरा में समझाना है। वाई मतलब होता है इनकम, वाई मतलब इनकम, सी मतलब कंजप्शन। वाई मतलब इनकम, सी मतलब कंजप्शन। मतलब क्या? मतलब ये कि बताओ मुझे इनकम का, देखो सी अपॉन वाई मतलब क्या, मुझे ये बताओ आप, अगर एग्जाम में आप ये पाए हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये होता है कि हम 10 में से 6 नंबर पाए हैं। मतलब क्या सर? मैं 10 में से 6 नंबर पाया हूँ। इसका मतलब क्या? नीचे में से इतना जो आपने पाया है, वही बात यहाँ पे। इसका मतलब कि इनकम में से कितना आपने कंज्यूम किया है, वही बात हुआ। इनकम में से कितना कितना आपने कंज्यूम किया है, दैट इज द एपीसी। यानी क्या? यानी बताओ मुझे, बताओ फटाफट, यहाँ पे क्या होगा एपीसी? सर यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना कंज्यूम किया? कंज्यूम किया। कितने में से कंज्यूम किया? कितने में से कंज्यूम किया? 100 में से। कितना आ गया? सॉल्व करो, कितना आपका आ गया? 0.7। क्या बात है। तो एपीसी क्या है इसका? 0.7, यानी कि इनकम का कितना पार्ट आप कंज्यूम करते हो, ये होता है एपीसी। अब वैसे एपीएस पे आ जाओ, बताओ कितना रुपये सेव किया आपने? 30 रुपये सेव किया, यानी कि इनकम में से कितना पार्ट आपने सेव किया यहाँ पे। वही तो बात हुआ ना, वही तो बात हुआ, मुझे बताओ, वही तो बात हुआ आपका। एस पॉइंट वाई मतलब क्या? कि इनकम का कितना पार्ट आपने सेव किया है। यहाँ पे कितना किया आपने? यहाँ पे सर आपने, यहाँ इस हिसाब से हमने सर 0.3 किया। अब एक दूसरी बात ध्यान रखिएगा, बात को देखिएगा, कभी भी एपीसी और एपीएस को जोड़ दिया जाए तो हमेशा बनेगा 1। कितना बनेगा? 1। कितना बनेगा? हमेशा बनेगा 1, हमेशा बनेगा 1। कितना बनेगा? हमेशा बनेगा 1, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप एपीसी और एपीएस को जोड़ दो तो कितना बनेगा आपका? ध्यान रखिएगा, हमेशा 0 बन, एपीसी और एपीएस को जोड़ कितना बनेगा? 1 बनेगा। नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी एपीसी और एपीएस को जोड़ तो कितना बनेगा आपका? 1 बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको समझा दिया। जैसे यहाँ पर देख लो, मुझे बताओ अगर आप इसको जोड़ दो तो कितना आता है? बताओ, इसका सॉल्व करने पर 0.7 आया और इसको जोड़ने पे 0.3 आया। कितना आ गया बताओ? फाइनल आंसर कितना आया? 7 आ गया। वही तो मैंने कहा आपको, बात ध्यान दीजिएगा। एमसीक्यू में घुमाना चाहेगा, आप नहीं घूमेंगे। वहीं पर थोड़ा सा बात करते हैं आपसे। देखिए फ्रेंड, मेरे आपसे थोड़ा बात करते हैं आपसे मार्जिनल को लेकर। देखिएगा फ्रेंड, मार्जिनल में भी 2 कॉन्सेप्ट हम सभी को पढ़ना। एक होता है जिसे कहते हैं एमपीसी और एक होता है जिसे कहते हैं एमपीएस। एक होता है जिसे कहते हैं एमपीसी और एक होता है फ्रेंड जिसे कहते हैं एमपीएस। तो मैं यहाँ पे फटाफट एमपीएस। अब देखो अगर एमपीसी क्या होता है, देखो एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और एमपीएस का फॉर्मूला होता है, देखो क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई।
अब देखो इसका मतलब समझो पहले क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपका एमपीसी, मतलब कि देखो ये देखो बताओ फटाफट, ये देखो ये जो डेल्टा है इसका मतलब क्या होता है, जो डेल्टा है इसका मतलब क्या होता है आपका, इस डेल्टा का मतलब होता है आपका जो चेंज हुआ, यानी कि अगर हम इनकम में चेंज करें तो उससे हमारे कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है, ये होता है एमपीसी। और एमपीएस क्या होता है, देखो एमपीएस मतलब क्या होता है कि ये देखो ये डेल्टा मतलब चेंज, अगर हम इनकम, आप बोलो ना इनकम में अगर चेंज करें तो उससे सेविंग में कितना चेंज आता है, इसे कहते हैं एमपीएस। बात क्लियर, एमपीसी और एमपीएस। और ध्यान दीजिएगा एमपीसी और एमपीएस को मिला के कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो अच्छा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा एमपीसी और एमपीएस का कॉन्सेप्ट है। मैं कहा था थोड़ी देर पहले कि आपके पास में 100 रुपये थे ना, चलिए थोड़ा सा बढ़ा देंगे, देखिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास में 100 रुपये, एक सेकंड यहाँ पे तो पहले से लिखिए, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ दूसरे साइड पे, यहाँ पे देखिएगा। आइएगा मान लेते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास में 100 रुपये था, कितना रुपये था, 100 रुपये था। क्लियर बात, ये पहले क्या बात कर रहे हैं। तो आप कितना कंज्यूम करते थे, देखो आप कितना कंज्यूम करते थे, ये आपका 100 रुपये था, जब आपकी इनकम थी, क्या थी आपकी इनकम थी। बात क्लियर है क्या, हाँ सर बात तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया। तो बताओ 100 रुपये था तो कितना खाते सर, मैं खाता था 60 रुपये का। अच्छा कितना बचाते थे, बताओ कितना बचाते थे। अच्छा बताओ, अगर मान लो मुझे निकालना है कि मैं कितना बचाता हूँ तो कैसे निकालोगे, सेविंग कैसे निकलता है सर, इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दो, सेविंग निकल जाएगा। सिंपल से बात यार, 100 रुपये था, 60 रुपये का खा गए, कितना बचा, 40 से बचा। कैसे निकाल लो, इनकम में से कंजप्शन माइनस कर लो, कितना बचा, 40 बचा। क्या बात है, बहुत तेज बहुत तेज। अब ध्यान रखिएगा, अब मान लेते हैं कि आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, मान लेते हैं कौन आ गया, मान लेते हैं कि आपके घर में कोई गेस्ट आ गया और आपको पकड़ा दिया 500 रुपये की नोट। अब कितना रुपये हो गया सर, 600 रुपये हो गया। क्यों, क्योंकि 500 रुपये तो कोई देर के चला गया, तो भैया आपकी इनकम ही तो है ना वो। हाँ सर इनकम हो गई हमारी सर, कोई आया इनकम हो गई हमारी। अब मुझे बताओ अब कितना खाओगे सर, अभी 60 रुपये खाओगे क्या सर, क्या बात करते हैं सर आप। अब हमारी इनकम बढ़ गई, हम ज़्यादा खाएंगे, कितना खाओगे सर, अब मैं खाऊंगा 300 रुपये का। क्या बात है, इनकम बढ़ गई तो खाओगे तो ज़्यादा, उतना ही रखोगे, नहीं नहीं सर, इनकम ज़्यादा हुआ, घूमेंगे इंजॉय करेंगे और पैसा खर्च करेंगे और खाएंगे। तो ये हो गया, जब 100 रुपये कमाते तो 60 रुपये खाते, तो जब 600 हो गया तो भैया अब तो 300 रुपये का खाएंगे। तो बताओ कितना बचा अभी सर, 300 रुपये बच गया। अब मुझे फटाफट ये बताओ, अभी बताओ फॉर्मूला क्या, एमपीसी का फॉर्मूला क्या है सर, एमपीसी का फॉर्मूला हमारा होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है सर, एमपीसी का फॉर्मूला हमारा होता है डेल्टा सी अपॉन वाई। डेल्टा सी मतलब बताओ सर, चेंज इन कंजप्शन, और डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम। मुझे बताओ इनकम में कितना चेंज आया, बताओ इनकम में कितना चेंज आया सर। पहले 100 रुपये था और अब 600 रुपये हो गए, तो कितना चेंज, कितना हुआ सर, 500 रुपये से। क्या बात है, मुझे बताओ कंजप्शन में कितना चेंज हुआ सर, पहले 60 रुपये खाते थे अब 300 रुपये खाएंगे, तो कितना हो गया, 240 रुपये का चेंज आ गया। ये है एमपीसी, यानी क्या, इनकम सॉल्व कर लेना। देखो हमेशा इसका आंसर पॉइंट में छोड़ना, ध्यान रखिए ठीक है। इसका मतलब कि इनकम में अगर चेंज हुआ तो हमारे कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, आप सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा। सेम अप्रोच है आपका एमपीएस के लिए भी। तब आज मुझे फटाफट बताना, आप कमेंट करके ही बताओ इस क्वेश्चन के लिए एमपीएस कितना आने वाला, अगर चेंज किए हैं तो बताओ फटाफट कि सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, जल्दी से आप सभी नीचे बताएंगे हमको कमेंट करके। और एमपीएस को जोड़ के बनाएगा, मैंने पहले ही आपको समझा दिया, में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। देखिएगा तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है एमपीसी एमपीएस का, मैंने आपको पूरा समझा दिया एमपीसी एमपीएस क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि सेविंग निकालते हैं कैसे, सेविंग कैसे निकालेंगे, जब भी इनकम से कंजप्शन माइनस कर दो सेविंग निकल जाएगा, ये पूरा है, मैंने आपको समझा दिया, ध्यान दीजिएगा ठीक है ना। चलिएगा मज़ा आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ और बातों को लेके जो खास बातें आप सभी के ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा एक बहुत ही खास बात हमारे यहाँ पे आ चुका है, वो हमारा फिगर बेस्ड कुछ चाहिए था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। देखिएगा आपको समझा देता हूँ, ये लिखिएगा, मैंने कॉन्सेप्ट ऊपर छोड़ के मैं गया था, तो आइए उस कॉन्सेप्ट पे आने का समय अब। वो है मेरा पॉइंट, वो है मेरा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा। देखिए अगर मैं कंजप्शन की बात करूँ, देखिए समझो, पैसे समझो, देखो कंजप्शन जो हमारा होता है ना वो मेरा बढ़ता है भैया। कंजप्शन क्या होता है, हमेशा बढ़ता है मेरा, बात समझ आ रहा है। देखो अभी देखो एक फिगर में बना रहा हूँ, ध्यान से समझना, और ग्राफ बना के आना एग्जाम में, छोड़ के मत आ जाना। ये देखो एक सेकंड फ्रेंड, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा मैं छोटा बना लेता हूँ आप लोग के लिए। ये देखिए ये मेरा फिगर, ठीक है ना, हाँ सर हाँ सर। अब देखो फटाफट, ये मेरा क्या, ये मेरा वाई है, इनकम का पॉइंट है ना, कंजप्शन का पॉइंट है, ये ओ हो गया। ये मेरा है इनकम, ये क्या मेरा, ये मेरा नीचे वाला इनकम,
इनकम एम्प्लॉयमेंट बोल लो एक ही बात हुआ यार, इनकम इनकम बोलो आउटपुट बोलो एक ही बात हुआ। ये मेरा है यार जिसे कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या मेरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बात समझ में आ गया। हाँ अब देखो ये मेरा इनकम क्लाइन, ये क्या मेरा, ये क्या लाइन है मेरे से, ये इनकम क्लाइन है। ध्यान से समझने बात, देखो इनकम क्लाइन हमेशा ना ओरिजिन से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है। इनकम क्लाइन से कहाँ से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कंजप्शन की लाइन कभी भी जीरो से शुरू नहीं होती है, वो हमेशा थोड़ा सा ऊपर से शुरू होती है। ये कौन सी लाइन है यार, ये कौन सी लाइन है सर, ये हमारी कंजप्शन की लाइन है। कौन सी लाइन है ये मेरी, तो सर ये कंजप्शन लाइन। इसका मतलब देखो ध्यान समझो, इसका मतलब ये होता है माय डियर फ्रेंड्स कि जब आप कुछ नहीं, देखिए ये कौन सी लाइन है, ये इनकम की लाइन है। हाँ सर इनकम है। जब आप कुछ नहीं कमा रहे थे तो भी आपने इतना खाया, क्योंकि कंजप्शन हमेशा यहाँ से शुरू होता है। और इनकम कहाँ से शुरू होता है, हमेशा जीरो से शुरू होता है। लेकिन कंजप्शन कहाँ से शुरू होता है, कंजप्शन हमेशा यहाँ से शुरू होता है। मतलब सर मतलब ये कि जब आप कुछ नहीं कमा रहे थे तो कुछ नहीं खाओगे क्या, मुझे बताओ यार, अभी बताओ। जब आप क्लास 7 में पढ़ते थे, कुछ नहीं कमाते थे तो क्या कुछ नहीं खाते थे सर, क्या बात कर रहे थे, खाते थे सर, बहुत खाते थे। कैसे खाते थे, कुछ कमाते थे क्या, नहीं। वही बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये तो किन्स किन्स करके गए हैं भैया, कुछ नहीं कमाओगे तो भी खाएंगे और कमाएंगे तो भी खाएंगे, मतलब खाना है भैया हमें, सिंपल सी बात है। तो जब कुछ नहीं कमाए तो क्या किया, तो भी हमने खाया, इतना इतना। और माय डियर फ्रेंड, इसे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है ऑटोनोमस। मतलब जानते हैं फ्रेंड, ऑटोनोमस मतलब क्या होता है, जो किसी पर डिपेंड ना हो, जो खुद से सारा काम कर जाए। ऑटोनोमस जो खुद पे, जब किसी पे डिपेंड ना, ऑटोनोमस। तो देखो ये बताओ, जब कुछ नहीं कमाए तो क्या इनकम पे डिपेंड थे क्या, नहीं सर, नहीं नहीं कमाए तो भी खाएंगे, किसी पर डिपेंड नहीं है। इसी को तो कहते हैं। बात समझ में आ गया क्या सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया इस पॉइंट का मतलब कि क्यों। और एग्जाम में पूछेगा, एडिशन रीजनिंग में पूछ सकता है, आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताओ वाई जीरो थी तो भी आपने कुछ खाया, वाई। तो ये बता क्या ना भाई, क्योंकि हम कुछ नहीं कमा रहे तो भी हम खाएंगे, और रोक सकते हो तो रोक लो। ये बात समझ में आ गया, हाँ सर। अब थोड़ा सा एक बात आपसे मैं यहाँ पे और शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बहुत लीजिएगा आप थोड़ा सा। यहाँ पे ये देखो, ये जो सी है ना, ये सी का एक फॉर्मूला है हमारे लिए, बहुत ही खास फॉर्मूला है। थोड़ा सा समझ लो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैं, जो बड़ा सी था ना, इस सी का एक फॉर्मूला होता है, सी होता है, इसे कहते हैं यहाँ पे। देखिए कुछ बुक्स में ना इन्होंने डेल्टा सी लिखा है, कुछ बुक्स में इन्होंने ए लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट। ये देखो ये सी का बड़ा फॉर्मूला है, ये बहुत ही खास फॉर्मूला भैया। इससे एमसीक्यू भी बनेगा और इससे न्यूमेरिकल भी बनेगा इससे। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोग एक अलग सीरीज ले आऊँगा न्यूमेरिकल के लिए अलग से, ठीक है ना, बता दीजिएगा मुझे। अब देखो ध्यान समझो बात, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि देखो ये जो बड़ा, ये से तो पहले सेव करने किया, हाँ सर सेव कर लीजिएगा वरना कट जाएगा। तो देखो ना फटाफट यहाँ पे फ्रेंड, देखो ये जो बड़ा सी, इसको क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और फ्रेंड ये जो डेल्टा सी है ना, इसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। सर ये कहाँ बताया मैंने, तो मैंने बताया भी, आप ऐसे मत करो, मैंने बताया आपको अभी ना। अगर ये लाइन है आपकी, ये जो इनकम की लाइन है, जो यहाँ से खाए हो, तो ये जो इतना पोर्शन है इसे क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। तो वही वाला ये डेल्टा सी है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो डेल्टा सी, ये छोटा सी है ना, इसे कहते हैं एमपीसी। एमपीसी क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब क्या, कि अगर मैं इनकम में चेंज करूं तो उसे कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है। और वाई क्या है, वाई मतलब होता है सर इनकम, वाई मतलब इनकम, वाई मतलब इनकम। अब जरा ध्यान से समझो मेरी बात को आप यहाँ पे फटाफट। मुझे बताओ, मान लेते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कमाते, यू आर गेटिंग नथिंग। what you are getting nothing. So now tell me, अगर you are getting nothing तो आपका एमपीसी कितना हो जाए, तो बताओ फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना होगा। सर ध्यान से देखने बात हो, समझा रहा हूँ आप लोग को। देखिए तो देखो कंजप्शन का फॉर्मूला कैपिटल सी, ऑटोनोमस कंजप्शन। मान लेते हैं कि मैं मान लेते हो, अभी तो ये समझो, सपोज करते हैं एग्जाम्पल तौर पर समझाने के लिए आपको मैं ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये है आपका भैया जीरो यहाँ पे था, मान लेते हैं। और ये देखो ये जो लाइन आपकी गई ऊपर, यहाँ पे लाइन जल्दी से आ जाए, यहाँ आ गया। तो देखिए मान लेते हैं आपका ये 10 था, सपोज करते हैं जो लाइन है आपकी लाइन वाली, उसमें ये 10 से शुरू हो रहा है, मान लेते हैं 10 से शुरू हो रहा है, 10 से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका इस समय कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन था कितना, सपोज करते हैं, और मान लेते हैं कि आपका ऑटोनोमस कंजप्शन था उस समय 10 रुपये। कितना था,
10 रुपये। तो लिखो ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आप लोग के लिए फटाफट यहाँ पे पेन, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो चल रहा है बट नो इशू, नो इशू, पूरा पढ़ाएंगे आप लोग को। तो देखो, हाँ तो देखो, तो ऑटोमेटिक कंजप्शन कितना था, 10 था। मुझे बताओ एमपीसी कितना है? मान लेते हैं एमपीसी कुछ भी हो, सपोज करते हैं एमपीसी 0.5 है, मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई। इनकम कितना, मैंने कहा 0 का। मुझे बताओ कितना आएगा? तो सर कुछ भी कर लेंगे तो कंजप्शन इक्वल टू 10 ही तो आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पे तो 0 हो गया, बचा क्या? ऑटोनमस कंजप्शन। तो मैंने कहा कि जब इनकम 0 होगा तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो सर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बराबर होगा ऑटोनमस कंजप्शन के। पूछेगा एमसीक्यू में, गलत मत करके आना। बोलेगा बताओ अगर इनकम कुछ नहीं कमाते तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ऑटोनमस कंजप्शन। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग को पढ़ना एग्जामिनेशन में, ध्यान दीजिएगा। अच्छा सर ये बताइए, मान लेते हैं समय कुछ नहीं कमा रहा हूँ तो खा रहा हूँ, तो कहाँ से खाऊंगा भैया? उस समय आप अपने सेविंग में से निकाल के खाओ। कहाँ से खाओगे? सेविंग निकाल के खाएंगे, सेविंग में से निकाल के खाएंगे, दोस्त से मांग के खाएंगे, लेकिन खाएंगे। लेकिन आप मत लिख के आ जाना कि हम दोस्त से मांग के खाएंगे या पापा मम्मी से मांग के खाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आप लिखोगे भैया हम सेविंग में से निकाल के खाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तो मार्क्स भी ज़्यादा कम ही मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम ही मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे भैया हम सेविंग, एमपीसी और एमपीएस बना के कितना बनेगा? 1 बनेगा। ईपीसी एपीएस बना के कितना बनेगा? 1 बनेगा। गलत मत करके आना, ध्यान रखिएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। एक नया टॉपिक है जो हम सभी को पढ़ना है आप लोग की, वो है वो आपका इन्वेस्टमेंट। तो अभी तक देखिए, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा ना, वो किसके लिए पढ़ा? वो किसके लिए पढ़ा? हमने वो पढ़ा कहता है कंज्यूमर के लिए। किसके लिए पढ़ा? कंज्यूमर के लिए। अब आइएगा थोड़ा सा एक बार बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जो भी कोई प्रोड्यूसर, जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूसर द्वारा किया जाता है, फॉर्म द्वारा किया जाता है, उससे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर आप डेफिनेशन कहना लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा रीड कर दूंगा डेफिनेशन, कि मैं समय वेस्ट नहीं करूँगा। आप वीडियो का पॉज करके लिख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ, लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, ठीक है, विच टेक्स द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट, न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, न्यू कैपिटल इक्विपमेंट्स, ठीक है, एंड मशीनरी, कॉमा, न्यू स्ट्रक्चर्स एंड एडिशन टू बिजनेस इन्वेंट्रीज स्टॉक ऑफ गुड्स। सर थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिएगा, मैंने क्या कहा? मुझे बताओ, अब मुझे बताओ भैया जो प्रोड्यूसर होता है वो कहाँ कहाँ पे खर्च कर सकता है? सर जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो नया प्लांट खरीद सकता है, नया प्लांट मतलब नया मशीन खरीद सकता है। क्या बात है सर! वो जो है ना नया इक्विपमेंट खरीद सकता है। क्या बात है! न्यू कैपिटल इक्विपमेंट खरीद सकता है। सर जो वो है ना, वो हमारे बिजनेस इन्वेंट्रीज के लिए स्टॉक खरीद सकता है। हाँ सर कर सकता है। तो यही तो है इन्वेस्टमेंट। वही तो मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब होता है वो पार्ट जो एक प्रोड्यूसर द्वारा नया प्लांट, नई मशीनरी, नए कैपिटल इक्विपमेंट पे या स्टॉक पे खर्च किया जाता है, और ऐसे चीज़ को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। करता कौन है? प्रोड्यूसर करेगा। कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा। चलिए बात समझ में आ गया? हाँ सर। अब तो यहाँ पे 2 डिवीजन में कर रहा हूँ, ध्यान से समझो पहले फटाफट। मुझे देखो, जरूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट सरकार ही करे, इन्वेस्टमेंट आप भी तो करते हैं, सरकार भी तो करती है, आंसर करती है। तो देखिएगा इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है हमारा। एक होता है जिसे कहते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमारा होता है, ठीक है, और एक होता है जिसे कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? प्राइवेट। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है दैट इज कॉल्ड द पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। एंड जब भी कोई एक्सपेंडिचर प्राइवेट पर्सन द्वारा किया जाता है, दैट आपके द्वारा, हमारे द्वारा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर अबाउट? यस सर। मूविंग हेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान रखिएगा। यहीं पर हम लोगों को फ्रेंड 2 टॉपिक्स और पढ़ना जो हमारे एग्जाम बहुत बहुत खास है सर। वो है क्या? वो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा समझाने का मैं प्रयास करूंगा, ध्यान से समझिएगा क्योंकि खास बन जाता है आप लोग के लिए। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पूछिएगा एग्जाम में, गलत मत करके आइएगा। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा मैं चैप्टर फिनिश कर दूं और कर देंगे हम, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट देखिएगा, एक होता है जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड और एक होता है जिसे कहते हैं ऑटोनोमस, और एक होता है फ्रेंड क्या, और जिसे कहते हैं ऑटोनोमस। क्या होता है? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस ऑटोनोमस मैंने क्या कहा? मैंने कहा थोड़ी देर पहले, ऑटोनोमस मतलब होता है क्या, जो किसी पर डिपेंड ना हो, खुद से सारा काम कर लेंगे, खुद से सारा काम करेंगे। अब देखो मैं ध्यान समझाऊँ, ध्यान समझो पहले। आप देखो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए पहले बात को आप।
मैं पहले दो फिगर बनाऊंगा दोनों के लिए अलग अलग। पहले बना रहा हूँ मैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, देखो क्या बना रहा हूँ मैं, ये देखो नीचे क्या रहेगा सर, थोड़ी देर पहले आपने कहा नीचे हमेशा इनकम या आउटपुट रहेगा, बहुत सुंदर। इधर क्या रहेगा, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो लिखोगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये होता है फ्रेंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नीचे क्या है इनकम, नीचे क्या है इनकम, इधर क्या है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब इनकम बढ़े, क्या इनकम बढ़े और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, ऐसे को बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब सर, मतलब ये कि जब आपकी इनकम 5 करोड़ थी तो आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, जब आपकी इनकम 10 लाख हो गई तो आपने 2 करोड़ के 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। इनकम बढ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा अब देखो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये होता है नीचे क्या रहेगा इनकम और आउटपुट रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इधर क्या रहता है आपका, इधर आपका हमेशा माय डियर फ्रेंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रहता है। देखो इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनकम कितना भी क्यों ना बढ़ जाए बट उससे अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़े, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज ना आए, इसे कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। नहीं इनकम बढ़ जाए चेंज हो जाए बट दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द इनकम, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, दैट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बात क्लियर है क्या सब, बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गया है। अब आइएगा आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के आगे, यहाँ पे कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को लेके यहाँ पे देखिएगा। देखते हैं आपके अपना आपका अगला टॉपिक क्या है, ये देखिए हम डिटर्मिनेशन हमारे दो ही होते हैं हमारे, मैं आपको समझा दिया इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से। आइएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फ्रेंड। देखिए यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे आ जाए तो एक बात मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे देखिएगा। मैंने आपको पहले भी फ्रेंड कर दिया है कि हमें चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ना है। हमें चैप्टर के अंदर में मैंने थोड़े पहले कहा था आपको कि एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे चैप्टर में हमने क्या, यहाँ पे चैप्टर में हम लोगों को A=C+I ही पढ़ना है। क्या पढ़ना, A=C+I ही पढ़ना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बात क्लियर है क्या, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ खास बातें। ये देखिए आ गया फ्रेंड, जिसका सबसे मेन इंतजार है ना चैप्टर का, वो है देखिए हमें चैप्टर में मैंने दो चीज़ पढ़ना है। एक होता है जिसे कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग दो तरीके से डिटरमाइन करते हैं, क्या फ्रेंड, हम लोग दो तरीके से चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं। हमारा एक होता है जिसे कहते हैं AD और AS अप्रोच हमारा होता है, एक फ्रेंड हमारा होता है जिसे कहते हैं AD और AS अप्रोच हमारा होता है, और दूसरा हमारा फ्रेंड अप्रोच होता है जिसे कहते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक्सपोज। हमें सिर्फ पढ़ के जाना एग्जामिनेशन में AD और AS हो, तो पढ़ के क्या जाएंगे AD और AS पढ़ के जाएंगे। आइएगा जल्दी से आपको सकता हूँ पहले उस टॉपिक पे AD AS उस टॉपिक पे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे चलिएगा आइएगा, इन्होंने पूरा फिगर एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि पूरा फिगर है क्या, मैंने आपको पूरा समझा दिया कि ऑटोनोमस कहते हैं, ये पूरा फ्रेंड यहाँ पे लिखा, मैंने आपको पूरा समझा दिया इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। और ये क्या, ये इंड्यूस चला था, मैंने समझा ही दिया आप लोग को, मैंने समझा ही दिया है कि कंजप्शन की लाइन में यहाँ से शुरू होती है, याद है ना, मैंने समझाया था थोड़े पहले आप लोगों को कि इसे क्या कहते हैं, इसे ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, और ये आपका स्टार्ट होगा क्लियर। और इनकम कहाँ से शुरू होता है, वैसे इनकम आपका शुरू होता है यहाँ से, हमने चीज़ को पहले ही क्लास में कवर कर लिया है। आइएगा जल्दी से मैं आपको ले चलता हूँ पहले, हाँ यहाँ पे आ गया, देखिएगा अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जो समझाने वाला हूँ एग्रीगेट डिमांड के इस कॉन्सेप्ट को जो हमें पढ़ना है बहुत ही खास है, तो ध्यान रखिएगा मेरे फ्रेंड। यहाँ पे आइए मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये लीजिए यहाँ पे आ जाते हैं, इस यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं आप लोग को। देखिए अपन यहाँ पे एक सिंगल यहाँ पे स्पेस निकाल लेते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला, ध्यान से समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा तब आगे बढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दरअसल होता बहुत प्रॉब्लम होता है इस टॉपिक में, क्योंकि देखो चैप्टर यही एग्जाम में आएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए का, कैसे डिटरमाइन करो। तो देखो ये मेरा फिगर है मेरा, देखो ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं इनकम एंड, यहाँ लिखते हैं इनकम एंड आउटपुट, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इनकम एंड आउटपुट लिखेंगे। क्लियर है क्या बात, हाँ सर बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और यहाँ पे लिखो ना, यहाँ पे लिखो इधर वाई एक्सिस में लिखो, वाई एक्सिस में लिखो आप फटाफट मेरे साथ, तो लिखो आप यहाँ पे लिखो कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखो, कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखो,
और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्या लिखो, लिख लो, मेरा स्पेस नहीं है बस, कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिख लो और इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है ना, बात क्लियर है क्या? हाँ अब देखो आप फटाफट यहाँ पे ये देखो आप, ये है लाइन कौन सी, इस लाइन को क्या कहते हैं, ये लाइन कौन सी, देखो जो जीरो से चलेगी दैट इज ऑलवेज इनकम, दैट इज ऑलवेज एन इनकम, तो दैट इज व्हाट इज दिस, क्या ये, इसे कहते हैं इनकम, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनकम। अब मुझे बताओ इनकम कैसे बनता है? सर आपने थोड़ी देर पहले समझाया था कि इनकम बनता है कंजप्शन प्लस सेविंग से ना, चलो तो ये इनकम है, ध्यान, ये क्या आपका, ये इनकम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ सर, अब देखो फटाफट ये क्या है, ये कौन सी लाइन है सर, ये है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर आपने कहा दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होता है इंड्यूस्ड और एक होता है ऑटोनोमस। माय डियर फ्रेंड, हम इस चैप्टर के अंदर में पढ़ के चलेंगे सिर्फ ऑटोनोमस, हमें इंड्यूस्ड नहीं लेना, हमें सिर्फ ऑटोनोमस लेना। तो ये क्या हो गया, आई दैट इज द इंड्यूस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और देखो ये हो गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आपका हो गया। हाँ सर, और लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर लाइन कंजप्शन, ये कौन सी लाइन है हमारी, कंजप्शन लाइन है, ये क्या है सर, ये कंजप्शन लाइन है। और कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था आपको, कंजप्शन का मतलब होता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर प्लस एमपीसी इनटू इनकम, रिवाइज करते चलो मेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा कंजप्शन हो गया, हाँ सर हो गया। अब देखो, अब फटाफट बताओ एग्रीगेट डिमांड कैसे बनता है? सर आपने क्लास स्टार्टिंग में सिखाया है कि एग्रीगेट डिमांड बनता है जब हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ देते हैं। तो देखो ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन कौन सी, ये लाइन हमारी कंजप्शन लाइन हमारी, हाँ सर हाँ, और इन्वेस्टमेंट लाइन हमारी, ये हमारी लाइन इन्वेस्टमेंट लाइन है हमारा। तो अगर इतना देखो, ध्यान से देखो, ये जो जितना स्पेस बन रहा है ना, जो स्पेस है आपका, इस स्पेस को एस्टिमेट करके आप इसके ऊपर खींच लो, ये कौन सी लाइन बन गई, इसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। और इसमें क्या क्या जुड़ा है, इसमें दो चीज़ जुड़े हमारे, कौन कौन से, ये कंजप्शन जुड़ा हुआ है, और इसमें इसी के अंदर में हाँ जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट का जो इतना गैप था ना माय डियर फ्रेंड्स, वो हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो क्या बन गया, ये बन गया एग्रीगेट डिमांड, क्या बन गया, एग्रीगेट डिमांड। और ये जो वाई एक्सिस पे गया, ये क्या है, ये क्या बताओ, ये क्या है सर, ये हमारी इनकम, ये क्या हमारा सर, ये हमारा इनकम है, क्या बात है। अब ध्यान से देखो, तो हमें क्या पढ़ना है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच हमें पढ़ना है ना, हाँ सर पढ़ना है। तुम्हें बताओ फटाफट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। सर एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, देखो फ्रेंड ध्यान समझो, ध्यान समझिएगा। देखिए ये जो इनकम लाइन हमारी है ना, जो हमारी इनकम लाइन हमारी, मैं दिखा दूं, ये जो इनकम लाइन है इसी को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई भी। तो देखो मुझे बताओ कैसा कौन सी जगह आ रहा है जहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई मीट करें सर, वो पॉइंट ये है, बहुत अच्छा, इस पॉइंट को पकड़ो आप और नीचे खींच के ले आओ, ये है इक्विलिब्रियम। ये क्या है, यही तो है इक्विलिब्रियम जो हमें इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है। अब ध्यान से देखिएगा, आप पहले बताओगे, फिर समझाओगे, इलेबोरेट करोगे, और फिर उसके बाद ये बताओगे कि सिर्फ इसी जगह पे क्यों आपका हो सकता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल। क्योंकि देखिए फ्रेंड, इसके पहले भी पॉसिबल नहीं था ये चीज़, और इसके बाद में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। देखो क्यों, देखो ध्यान समझो, आप मान लेते हैं एक पॉइंट आपका ये है, और एक पॉइंट मान लेते हैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद में यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अगर मैं इस पॉइंट के पहले बात करूँ, यानी कि मान लेते हैं फ्रेंड यहाँ पे कि थोड़ा सा मैं नाम लिख देता हूँ आप लोग देखिएगा। सपोज करते हैं इक्विलिब्रियम है आपके पॉइंट पी पे, और उस समय हमारा इनकम या एम्प्लॉयमेंट था वाई, ठीक है। अब देखो जरा उससे पहले आओ, मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा एट द इनकम y1 की बात कर रहे हैं। अगर मैं y1 इनकम की बात करूं तो मुझे बताओ यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कितना है सर, इतना एग्रीगेट डिमांड है, कितना डिमांड है एग्रीगेट डिमांड, मुझे बताओ सर इस पॉइंट पे y1 इनकम पे हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है हमारा सर, वो क्यू तक है, यहाँ तक है ना, देखो यहाँ तक है, हाँ सर। लेकिन जब मुझे बताओ उस समय सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई कितने से, उसमें सप्लाई हमारे सिर्फ यहाँ तक है, एस मान लेते हैं, उसमें सिर्फ सप्लाई कितनी आ इतनी है। मतलब डिमांड क्या, देखो डिमांड ज़्यादा है, डिमांड क्यों ऊपर है ज़्यादा है, और सप्लाई कितनी हो रही, कम, एस पे हो रही, तो ज़्यादा डिमांड है कि सप्लाई कम में हो रही है। मुझे बताओ यार, जब ज़्यादा डिमांड हो रहा है, ज़्यादा खूब लोग डिमांड कर रहे हैं और सामान सप्लाई में नहीं है, तो क्या करोगे मुझे बताओ, आप क्या करोगे सर? डिमांड हो रहा है और सप्लाई में सामान नहीं, तो सामान बनाएंगे, सिंपल सी बात है। जब बनाओ, और जब बनाओगे तो क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा, हाँ सर। तो पहले और यहाँ पे थे ना, हाँ आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो कहाँ पहुँचोगे, बढ़ोगे तो सब फिर बढ़ के यहीं पे तक पहुँचोगे। मुझे बताओ, अरे मुझे जब ये बताओ, अगर ये लाइन खींच देता हूँ मैं, ये लाइन है मेरी यहाँ पे,
ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, यही ना नंबर लाइन तो पढ़े हो ना यार आप क्लास 1 2 में। ये 1 2 है। बताओ अगर आप यहाँ पे 3 पे हो और अगर बढ़ाओगे तो कहाँ पहुँचोगे, भाई तो पहुँचोगे, बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा। वही तो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आप लोग को कि आप Y1 पे थे और जब आप की डिमांड क्योंकि ज़्यादा है और सप्लाई में सामान नहीं है तो आप बढ़ाओगे तो Y1 से फिर Y पे आ जाओगे। Y पे आने का मतलब क्या कि फिर वहीं पे आपका एग्रीड डिमांड और सप्लाई आपका इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा जरा इस केस के बाद जरा Y2 पे देखो, जरा Y2 पे देखो। सर Y2 पे अगर मैं देखूँ तो उस समय हमारा एग्रीड सप्लाई है जी तक में। सप्लाई देखो, सप्लाई ऊपर देखो, इस बार सप्लाई ऊपर है ना, हाँ सर सप्लाई ज़्यादा ही है हमारी। और बताओ उस समय डिमांड कितना था Y2 पे, डिमांड कितना था? डिमांड इस बार देखिए, डिमांड इस बार कम चल रहा है सर। डिमांड हमारा सिर्फ और सिर्फ ए तक था, तो डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा हो रही। मुझे बताओ डिमांड कम कर रहे हैं लोग, सप्लाई में सामान बहुत ज़्यादा सामान बना चुके हो तो और बनाओगे क्या सर? क्या बात कर रहे हैं सर? सर सामान बना के तो रखें, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा तो क्या करोगे? अब सामान नहीं बनाओगे, जब सामान नहीं बनाओगे तो लोगों को जॉब से निकाल दोगे। सामान बनाना ही नहीं तो क्यों रखोगे उसको? क्यों उसको फालतू में आप वेज सैलरी दोगे? नहीं दोगे, निकालोगे। हाँ सर निकालेंगे। जब निकालोगे तो क्या होगा? इनकम कम होगा, आउटपुट कम होगा, फिर कम होगी कहाँ पे आ जाओगे? यहीं पे आ जाओगे। एट द एंड मतलब क्या होगा कि केवल यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम आपका फ्रेंड यहाँ पे हो सकता है। यही टॉपिक हम सभी को पढ़ना होता है, जिसे कहते हैं एग्रीड डिमांड और एग्रीड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आपको आ गया फ्रेंड? जो मैंने आपको समझाना चाहा आपको कि यही सबसे मेन टॉपिक है आपके इस पूरे चैप्टर का फ्रेंड। अगर ये आपको आ गया तो सब कुछ आपको आ गया इस चैप्टर का, कोई भी दिक्कत आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। आइएगा फ्रेंड आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। यहाँ पे हमारे फ्रेंड यहाँ पे जो हमें पढ़ना है अब फ्रेंड हमको वो पढ़ना है, ये हमने पहले पढ़ ही लिया था और इफेक्ट क्या क्या हमारा होने वाला है मैं पूरा आपको समझा ही दिया। इस टॉपिक को मैंने पूरा समझा दिया इस चीज़ को लेके। आइएगा आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे ये देखिएगा जो मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले आपको अभी, तो वो इन्होंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। एंड वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस थिंग। हमने ये पहले इस चीज़ को पूरा यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया, कोई दिक्कत हम लोग को यहाँ पे नहीं आया है ना कभी आएगा। ठीक है ना? हाँ सर। अब आइएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक नया टॉपिक हम सभी को पढ़ना है फ्रेंड, वो होता है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। देखिएगा देखिए फ्रेंड मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या होता है, पहले बहुत ही सिंपल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा मेरे फ्रेंड मल्टीप्लायर मैकेनिज्म का मतलब वो होता है हमारा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट में चेंज किए हैं तो उससे हमारे इनकम में कितना चेंज आ गया, उसे कहते हैं मल्टीप्लायर मैकेनिज्म्स। कौन दिया है? कीन्सी देंगे ना भैया, चैप्टर का नाम कीन्स है तो कीन्सी तो देंगे, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला देखिए, पहले आप इसका फॉर्मूला देखिए। इसका फॉर्मूला होता है इनका वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यहाँ पे आई मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। वाई मतलब क्या होता है? इनकम। डेल्टा मतलब चेंज। मतलब क्या? मतलब सर ये कि अगर मैं अपने इनकम में चेंज मतलब सर अगर मैं अपने इनकम में चेंज करूं तो उससे सॉरी अगर मैं इन्वेस्टमेंट में चेंज करूं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट में चेंज करूं तो उससे इनकम में कितना चेंज आएगा हमारा, इसे कहते हैं मल्टीप्लायर मैकेनिज्म्स। सर एग्जांपल देते तो अच्छा से समझ में आ जाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि यू आर द नेक्स्ट मुकेश अंबानी। ठीक है? हाँ सर। आपके पास में अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट पे, लेट अस अज्यूम कि 1 करोड़ का। कितने का? 1 करोड़ का। जब आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो भैया आपकी इनकम, भैया इन्वेस्टमेंट करो तो इनकम है ना? हाँ सर। उससे हमारी इनकम आपके मान लेते हैं आपकी इनकम आ रही है 5 करोड़ की। कितने आ रही है? 5 करोड़ आ रही है। बात क्लियर क्या? हाँ सर। अब मान लेते हैं आपका कि आपका नया इन्वेस्टमेंट, आपने नया इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब यहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट I1 मान लेते हैं, ये I0 पुराना था तो उसमें आपका 1 करोड़ का किया तो 5 करोड़ कमाया। मान लेते हैं कि आपने नया इन्वेस्टमेंट किया है अब 10 करोड़ का। ओ माय गुडनेस। और अब आप कितना कमा रहे हो? अब आप बताओ कितना कमा रहे हो? अब लेट अस अज्यूम और यू आर गेटिंग नाउ, आप कमा रहे हो, आप मान लेते हैं कि अब आप कमा रहे हो, चलिए अब मान लेते हैं आपका अब आप कमा रहे हो 86 करोड़। कितना कमा रहे हो? अब आप कमा रहे हो 86 करोड़। वाओ। तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 5 लाख का, 5 करोड़ की इनकम, 86 करोड़ का यू आर गेटिंग द इनकम नाउ एमपीसी का मतलब क्या होता है कि इनकम में चेंज किए, सॉरी अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज किए तो उस इनकम में कितना चेंज आया। तो देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। बताओ इनकम में कितना चेंज, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज किया हो? सर इन्वेस्टमेंट पहले 1 करोड़ का था, अब 10 करोड़ का। सर 9 करोड़ का हमारा चेंज हुआ। अब बताओ इनकम में कितना चेंज हुआ? पहले कितना था? पहले था 5 करोड़ कमाते थे, अब कितना कमाते हो? 81 करोड़। कितना चेंज आया? सर 81 करोड़ का चेंज आया। सॉल्व करो कितना आपका आ गया? सर आ गया 9। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है? 9 टाइम्स, 9 गुना।
ज़्यादा रिटर्न दे रहा है आपको ये प्रोजेक्ट, तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब कैसा है बताइएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज करूं तो उससे इनकम में कितना टाइम्स चेंज आ गया, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसे मल्टीप्लायर मैकेनिज्म्स भी कहते हैं। और पूछेगा एग्जाम में और आप गलत करके नहीं आएंगे, ये हमें पूरा विश्वास हो गया। माय डियर फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में टीचर आपको घुमाने का प्रयास करेगा और आपको नहीं घूमना है, इसलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूले और एक फॉर्मूला मैंने सिखा दिया। एमसीक्यू में पूछेगा, गलत मत करके आना, मैं बार बार कह दे रहा हूँ कि एमसीक्यू में जरूर पूछेगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग में। माय डियर फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग के से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका एक और फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, इसके एक और दो फॉर्म्स और हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, इसका ये भी फॉर्मूला है। और इसका एक और फॉर्मूला है, वो होता है 1/MPS। इसके दो फॉर्मूले और थे, मैंने समझा दिया है। एक होता है 1/1 माइनस MPC और इसका एक और फॉर्मूला नाम होता है 1/MPS। सर थोड़ा सा समझाएंगे क्या? बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। देखो मुझे बताओ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या सिखाया है? सर आपने सिखाया है कि MPC और MPS को जोड़ के बनता है 1। हाँ सर, बनता है 1। तो मुझे बताओ, अगर MPS निकालना होगा तो MPC कितना होगा? अगर MPS निकालना तो कैसे निकालोगे? सर 1 में से MPC माइनस कर देंगे, यही ना करोगे? हाँ सर, यही तो करेंगे। वही तो मैंने कहा ऊपर कि भैया अगर आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूले हैं। पहला होता है 1/1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC का मतलब क्या होता है? MPS ही होता है। तो आप ये बोलो चाहे ये बोलो कि बात हुआ। सर एक ज़रा न्यूमेरिकल दे देते तो हमें समझ में आ जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। देखो ऐसे पूछेगा, वो बोलेगा कि बताओ, वो बोलेगा ऐसे बोलेगा, एक सेकंड फ्रेंड्स, मान लेते हैं। देखिए वो कैसे बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा आपसे कि अगर हमारा MPC, सपोज करते हैं वो हमारा MPC माने, वो बोलेगा अगर हमारा MPC 1.2 है तो MPC 1.2 है तो क्या बात कर रहे हैं सर? अभी आपने क्या सिखाया है कि MPS और MPC को जोड़ के 1 ही हो सकता है, 1 से ज़्यादा तो हो सकता है नहीं है। मैंने आपको क्यों बोला, मैंने अभी 1.2 क्यों लिखा? जिससे मैं आपको समझा पाऊँ कि टीचर घुमाएगा और आप घूमिएगा। MPC 1.2 कभी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि MPS और MPS को जोड़ के 1 ही हो सकता है। तो अकेले 1.2 तुम कैसे हो जाओगे? चांस ही नहीं है, 1 हो सकता था, 1 में मान सकता है, मैं कभी भैया 1.2 तो हो ही नहीं सकता। बात क्लियर है क्या? हाँ सर। तो चलो अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं सही तरीके से। अब देखो, मान लेते हैं आपका कि जो MPC है आपका, वो है हमारा 0.4। कितना है फ्रेंड? मान लेते हैं MPC कितना हमारा 0.4 नहीं चले, आपको और सिंपल करने के लिए मान लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ आपका MPC हमारा है लेटर से 0.6 ले लेते हैं आपको और समझाने के लिए आपको इस समय। ठीक है, कितना आ गया? 0.6। दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला होता है K = 1/1 माइनस MPC। बहुत सुंदर। तो देखो 1/MPC कितना था? MPC से 0.6 है, कितना आ जाएगा? माइनस करो, कितना आ जाएगा? बताओ कितना आ जाएगा माइनस करने पे? सर हमारा आ जाएगा 1/0.4 आ जाएगा। सॉल्व करो, बताओ कितना आपका आ रहा है? सर ऊपर 10 हो जाएगा। क्या बात है, कितना आपका आ जाएगा? तो कितना आपका, देखो कितना आपका आ रहा है। ये कटेगा 1 बार, ये कटेगा 2, ये कटेगा 2 आएगा आपका, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। 2.5 आ रहा है क्या? देखो 2.5 आ रहा है क्या? 2.5 आपका आ रहा है क्या? हाँ सर 2.5। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आपका हो गया? 2.5 हो गया आपका। बात क्लियर है क्या? हाँ सर बात क्लियर है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कुछ भी हो सकता है, लेकिन MPC और MPS और EPC और APS कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे ये कुछ भी हो सकता है। अभी तो हमने ये क्या देखा? अभी हमने ये देखा नहीं, हमने ये नहीं देखा क्या कि आप जाने भी कि आपका ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 9 टाइम्स आ गया तो भैया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पर कुछ भी हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको घुमा देगा, बोल देगा बताओ अगर MPS 0.2 है तो बताओ अगर बोलेगा MPS आपको 0.2 है, बताओ फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा? तो भैया जब MPS देखो तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा यही कर दो, तो कितना आपका जगह घटेगा? 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो जब MPS बोलेगा तो कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लगा देना 1/MPS। ठीक है, और जब MPC कहेगा तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/1 माइनस MPC। बात क्लियर है सर? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आइएगा थोड़ा सा जल्दी से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कॉन्सेप्ट के यहाँ पे हमारे फ्रेंड ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कुछ कॉन्सेप्ट को तो ध्यान रखिएगा। देखिएगा इसका प्रोसेस भी पूछने का चांस है, इसका देखिए इसका प्रोसेस भी पूछ सकता है, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये चलिए इतना मैं रखता हूँ। अगर आप चाहेंगे अगर आप बताएंगे तो मैं आपको प्रोसेस भी इसका एक्सप्लेन कर दूंगा कि दूसरे पार्ट में। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपने यहाँ पे देखिएगा, अपने यहाँ पे अब तो ध्यान देखिए, देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, एक होता है एक, अगर मैं आपसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, देखिए फ्रेंड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे दो तरीके हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे होते हैं। अगर मैं आपसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कितने तरीके के हमारे होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट हमारे माय डियर फ्रेंड दो तरीके हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और एक होता है जिसे कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो खुद से काम करना नहीं चाहते हैं। मान लेते हैं कि आपको मैं 10,000 रुपये का जॉब दिलवा रहा हूँ और आप क्या, नहीं नहीं हम 10,000 हम 12,000 का ही करेंगे, हम 12,000 का ही करेंगे, और इस चक्कर में आप जॉब नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप भैया वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, आप खुद से बेरोजगार रहना चाहते हो। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या, आपको जब जॉब मिल रहा हो और जॉब नहीं कर रहे हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आप तैयार हो कि एट एनी वेजेट, बस एनी वेजेट हम जॉब करेंगे और तभी जॉब नहीं मिलता है माय डियर फ्रेंड, इसे कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बात क्लियर है क्या? सब बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गया। आइएगा फ्रेंड, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यदि से पढ़ लेते हैं, वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। माय फ्रेंड ध्यान देखिए, देखिए देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी में जब जितने लोग जॉब करने लायक हैं, जितने लोग जॉब करने की विलिंग, जब सभी को जॉब मिल जाए, ऐसे को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जब जितने लोग भी जॉब करना चाहते हैं, जितने लोग भी विलिंग करते हैं जॉब को करने पे, किसी भी वेज रेट पे या किसी भी वेज रेट पे उन्हें जॉब मिल जाए, ऐसे को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। बात क्लियर है क्या? हाँ समझने कि जो विलिंग हो, किसी भी वेज रेट पे काम करने को हम तैयार हो और उन्हें जॉब मिल जाए, सभी को उसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। बात क्लियर है क्या? सब बात क्लियर है, चैप्टर फिनिश है। बात क्लियर है और चैप्टर फिनिश है। इस चैप्टर के लास्ट में आपको थोड़ा सा दो कॉन्सेप्ट और सिखा दे रहा हूँ। वो हमारा है एक्सेस डिमांड को लेके और एक है डेफिसिट डिमांड को लेके। एक मैं एक्सप्लेन करूँगा और एक आपको होमवर्क दूंगा, आप उस चीज़ को अपने बुक से रीड कर लीजिएगा। कौन सा मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब आपको एक्सेस डिमांड देखिए फिर यहाँ पे फटाफट एक्सेस डिमांड देखिए क्या आपका होता है। फिर यहाँ पे देखिए एक्सेस, देखिए एक्सेस डिमांड क्या होता है तो देखिएगा अपन आपका। अब देखिएगा, मान लेते हैं मेरा ये क्या, ये लाइन है मेरी, हाँ सर हाँ लाइन इनकम है मेरी, ये क्या मेरा, ये इनकम की लाइन है मेरी। और देखो ध्यान से देखो मेरा फटाफट, ये है मेरा एग्रीगेट एक्स डिमांड बोल रहे, क्या एग्रीगेट डिमांड बोल लो, ठीक है ना। हाँ सर, तो देखो मैंने क्या सिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, मैं थोड़े बताओ, थोड़े पहले मैंने आपको क्या सिखाया था सर? आपने ये सिखाया था कि जिस जगह पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिलती हैं वहाँ पे होता है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हुआ ना। ये y है, ये o है और ये x है मेरा। बात क्लियर है क्या? हाँ सर है सर। अब देखो यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम है y पे? हाँ सर इक्विलिब्रियम। अब ध्यान देखो, ध्यान देखो, मान लेते हैं कि किसी वजह से डिमांड बढ़ गया, किसी भी वजह से यार। सर कैसे? मान लेते हैं सरकार ने आपको लोन दे दिया बिना इंटरेस्ट के, खूब डिमांड किया आपने पैसे का, खूब डिमांड किया पैसे का, तो पैसा आ गया, डिमांड बढ़ाओगे, बढ़ाएंगे सर बढ़ाएंगे। घर में ना बहुत बहुत सारे गेस्ट आ गए, बहुत गेस्ट आ गए यहाँ घर पे, और सबने 500-500 रुपये दे दिया, बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने आपको इंसेंटिव दे दिया किसी भी तरीके का, बस आपके पास पैसा आ गया और अब डिमांड अब बढ़ा दिए किसी तरीके का। तो अब नया डिमांड जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? नया डिमांड सर यहाँ पे हो जाएगा। मुझे ये फटाफट अगर डिमांड अचानक बढ़ गया तो क्या सप्लाई अचानक बढ़ जाएगी क्या? नो सर, डिमांड अचानक बढ़ गया बट सप्लाई अचानक नहीं बढ़ पाएगी। तो बताओ क्या इक्विलिब्रियम हो पाएगा? नहीं। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जब डिमांड और सप्लाई मीट करें। तो देखो यहाँ पे डिमांड पहले मीट किए थे, पहले मीट किए थे ना। हाँ सर, लेकिन अब जब बताओ अब कहाँ पे होगा? अब बताओ क्या होगा? अब कहाँ पे होगा? अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। हाँ सर, तो इस पोर्शन को देखो, मुझे बताओ क्या उस समय सामान आपके पास था क्या? उतना लोगों को देने के लिए नहीं था, क्योंकि अचानक देखो ये समझो, ये बात ये समझो पहले। देखो जब हम यहाँ पे थे ना, जब हम यहाँ पे थे, जब पहले की बात करें, जब घर पे कोई आया नहीं था, जब ना सरकार ने कुछ किया था, कुछ नहीं, पहले की बात करें, पहले की बात, जब हमारा ये लाइन थी, ये वाली हमारी, ये वाली लाइन थी, ये वाली हमारी, यहाँ पे ये इनकम की लाइन थी और ये एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट थी। यहाँ पे जब थे ना, यहाँ पे इस पॉइंट को कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे था हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट था, क्या था यहाँ पे हमारा था फुल एम्प्लॉयमेंट। सर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जितने लोग भी जॉब करने लायक थे, जो विलिंग कर रहे थे, सबको जॉब यहाँ पे मिल चुका था। जहाँ मैं वाइवन बनाया हूँ ना फ्रेंड, यहाँ पे जितने लोग भी जॉब करने लायक थे, जितने विलिंग थे, सबको यहाँ पे मैंने जॉब दिलवा दिया था, सबको यहाँ पे जॉब इस पॉइंट पे मिल चुका था। लेकिन जब डिमांड बढ़ गया
तो अब नया डिमांड बन गया यहाँ पे, और इस हिसाब से अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है कि जहाँ पे इनकम और जहाँ पे एग्रीगेट स्पेंडिंग, जहाँ पे इनकम और एग्रीगेट डिमांड मीट करते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। अब यहाँ पे मीट किए तो अब यहाँ पे नीचे खींच के ले आओ, यानी यहाँ पे मेरा होता या y2 पे। लेकिन जब बताओ क्या हम यहाँ पे क्या हम इतना आउटपुट बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं सर, क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि यार मैंने क्या कहा है, जितने लोग जॉब करने लायक थे, जितने लोग भी जॉब करने लायक थे वो सबको तो मैंने यहीं पे लगा दिया था। लेकिन अब तो ज़्यादा लोग डिमांड कर गए, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा था, तो क्या मैं इतने लोगों को डिमांड इतने लोगों को मैं सामान दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। और ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं, ये जो मैंने पोर्शन कवर की देखिए, जो मैं पोर्शन कलर कर रहा हूँ, ऐसे पोर्शन को कहते हैं एक्सेस डिमांड। क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड कहते हैं। ये कब होता है? जब डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाए लेकिन सप्लाई ना बढ़ पाए, और जितने लोग जॉब करने लायक थे उनको हमने पहले जॉब पे लगा दिया है, और हमारे पास तो और लोग ही नहीं है, और हमारे पास और बढ़ाने के लिए वर्कर्स नहीं जो जॉब करें और हम अपने आउटपुट को बढ़ा पाएँ। नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास है ही नहीं बढ़ाने के लिए यार। हम किसको लगाएं जॉब पे? हम नहीं लगा सकते। लेकिन क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गया है तो इस पोर्शन को कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। कैसे कम कर सकते हैं बताओ? इसको इसे कैसे कम कर सकते हैं हमारे फ्रेंड? देखिएगा इसे कैसे कम किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से लोगों का डिमांड कम कर सके, मुझे बताओ अब लोग सरकार डिमांड कैसे, देखो एग्जाम में पूछेगा बताओ हाउ टू करेक्ट इट, तो कैसे बताओगे? देखो कैसे इसे कम किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड, इसे कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हमारे पास में, सर कैसे कम कर सकते हो? देखो कैसे कम करोगे आप, देखो फटाफट। आपके गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है? गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्सेस बढ़ा दे। गवर्नमेंट क्या करे? टैक्सेस बढ़ा दे। जब टैक्सेस बढ़ा देगी तो लोगों के पास जो ज़्यादा इनकम आई थी ना वो चला जाएगा, चला जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ सर। गवर्नमेंट हैवी टैरिफ लगा दे, हैवी टैरिफ लगा दे, वो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ सर। अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट इसे कंट्रोल कर सकता है। आप देख लीजिएगा आपके बुक में क्या क्या पॉइंट्स दिए, उसको 4 से 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है। और हमारे फ्रेंड मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं आपको होमवर्क देके जाऊँगा, वो होगा डेफिसिट डिमांड का, कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, जब मैंने समझ देखिए मैं थोड़ा सा ग्राफ बता दे रहा हूँ बस, तो आप ग्राफ गलत मत कर दीजिए। ये वाई का था, इनकम लाइन थी, ये पहले का था। और आप क्योंकि डिमांड देखिए, डेफिसिट डिमांड क्या होता है? डेफिसिट डिमांड क्या होता है? जब डिमांड कम हो जाना, कम हो जाना। तो कम हो गए तो यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम आ गए। तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहा था, अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा। इस पोर्शन को कहते हैं, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? इस पोर्शन को कहते हैं डेफिसिट डिमांड। ये जब इसे कहते हैं डेफिसिट डिमांड। देखो ध्यान समझो, बहुत ही सिंपल, मैं आपको समझा दे रहा हूँ बात। एक बात बहुत ही, यहाँ पे बनेगा, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन होता है। इधर जब इक्विलिब्रियम बन रहा है तो उसे कहते हैं एक्सेस डिमांड, और जब इधर बनता है तो इसे कहते हैं डेफिसिट डिमांड। क्या कहते हैं? डेफिसिट डिमांड। बात क्लियर क्या? यस सर। तो फिर इतना रखते हैं, इस चैप्टर को इतना था। इस चैप्टर के अंदर में हमने पूरा चैप्टर फिनिश करने की कोशिश किया है। अगर कोई टॉपिक बच गया तो बता दीजिएगा, हम बड़ी कोशिश करेंगे कि उसे कवर किया जा सके। एंड फ्रेंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, पॉसिबल हो पाए तो इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में, जिससे सभी को चैप्टर पता चल पाए। बहुत ही आसानी तरीके से हमने 1 आवर के अंदर में इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है। अब जब हम लोग कल मिलेंगे तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू।